2026 फिजिक्स के सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मूव इन फ्री स्पेस, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन। ठीक है, सो फोटोन, इलेक्ट्रॉन और फोटोन के लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा जा रहा है। सो इलेक्ट्रॉन का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो दैट इज 2m e अंडर रूट, और जो मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है दैट इज, बिकॉज एनर्जी जो होती है फोटोन की दैट इज mc²। सो यदि आप इसको c से डिवाइड करेंगे तो आपका बन जाएगा मोमेंटम ऑफ फोटोन। बोलने मतलब mc² लिखिए यहाँ पे, और ये के लिए हम कैंसिल कर देते हैं इसको, इट इज mc, यू कैन सिंपली राइट mc। सो ये बना मेरे पास फॉर्मूला। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो आपका बन जाएगा ये 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, मैग्नीट्यूड लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एनर्जी दोनों की 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल बनाइए। सो ये बन गया जूल, और इसका अंडर रूट, और नीचे आ रहा है आपका mc। ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जी दी हुई है एक्चुअली फोटोन की। सो यदि मैं इसको mc² करता हूँ तो मैंने बोला अपॉन c करना पड़ेगा, तो अपॉन c करेंगे तो ऊपर चला जाएगा c ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो c है ये ऊपर चला जाएगा आपका ऐसे। सो तो mc² इज गिवन, सो mc² मींस एनर्जी ऑफ फोटोन, इट इज गिवन 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाइए, सो दिस इज, और फिर ये ऊपर c से मल्टीप्लाई भी करना है इधर आपने, यहाँ पे c से मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, और c की जो वैल्यू है वो आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन वैक्यूम 3 × 10⁸ सो इन प्लेस ऑफ दिस आपने यहाँ पे c की वैल्यू पुट करनी है। c की वैल्यू है 3 × 10⁸, ये अंडर रूट ये है यहाँ तक की अंडर रूट, ये 3 × 10⁸ लग से इधर। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे, इसको सिंपल ये कैलकुलेशन है और ये बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। सो यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से वो आ जाएगा 225, ऑप्शन 4। सो ये आना है। ठीक है, मतलब इसमें सिंपल था कि जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो mc² है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम उसका होगा c से डिवाइड कर दीजिए एनर्जी को, because energy is given, mc² is given, ये this is energy। so mc² की जगह जूल में वैल्यू पुट करिए और फिर c ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c को अलग से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करिए, विल गेट आंसर 225 एंड ऑप्शन 4 जो है वो आपका करेक्ट होएगा। So let us move on to the next question, and this is your next question. So this is your next question, and it is based upon Bernoulli's theorem. So Bernoulli's theorem का जो स्टेटमेंट रहता है वो आपको पता ही है कि जो एक आइडियल फ्लूइड के लिए जो उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो 3 एनर्जीज होती हैं पर यूनिट मास, उनका जो सम वो कांस्टेंट रहता है। सो एक आ गई आपकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास P/ρ प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ v² प्लस, बिकॉज यहाँ हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो उसको लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। सो इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास जो यहाँ लगेगा। यहाँ से रो को मैं गायब करता हूँ तो बन गया P + ½ ρ
वी स्क्वायर। सो इसका P1 P2 1 2 नहीं है इसका, सो इट इज V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ओके, सो इस P2 को इधर लाइए, सो बनेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इसको चलो ऐसे रहने देते हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो आपके पास है वो है रो V2 स्क्वायर। ओके, अभी जो प्रेशर डिफरेंस है, आई थिंक इट इज गिवन, प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन P एंड Q, ये P है आपका, ये Q है। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, ठीक है। यहाँ वाला दिया हुआ आपको 40 एंड P का यहाँ, और यहाँ का दिया आपको 20, ठीक है। So pressure difference is given, so it is P1 minus P2, it is given 15, so we will write 15 here, and you know that equation of continuity, so that is A1 B1 यहाँ पे, और यहाँ क्या होगा A2 B2, so A1 B1 is equal to क्या होता है A2 B2, ठीक है। तो यदि यहाँ आपको क्रॉस सेक्शन एरियाज दिए हुए हैं 40 and 20, so it is 40, it is V1, it is 20 A2, yes. so यहाँ से आप V1 निकाल लीजिए चाहे V2 निकाल लीजिए, so यहाँ से जो V2 है वो आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा नीचे को 2V1, so in place of V2 you can write 2V1, so हो जाएगा हाफ रो 2V1, 2V1 लिखोगे तो हो जाएगा 4V1 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर ऐसे लिख दीजिए हाफ रो V1 का स्क्वायर। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि डेंसिटी रो है वाटर की और डेंसिटी इज गिवन, फिर V1 रह गया यहाँ से, तो V1 निकाल सकते हो इजिली। ओके, सो यदि मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो आ जाएगा आपके पास 15, यदि इसको हाफ सॉल्व कर लेते हैं, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो, ये बन जाएगा आपके पास 2 से ये 4 चला गया, 2 रो V1 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से आपके पास रो V1, इस सारे को परे ले जाते हैं तो क्या बनेगा देखो, तो बन जाएगा 2 रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। ये चला गया परे को, इज इक्वल टू 15। ओके, सो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कॉमन जो है बेसिकली वो बन जाएगा आपका, बिकॉज 2 है यहाँ हाफ है, तो 2 में से हाफ जाएगा तो आपके पास सिंपली बचेगा 1.5, 1.5 में 3/2, सो इट इज 3/2 रो V1 स्क्वायर, ये आ गया, दैट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से V1 स्क्वायर आ जाएगा 15 इंटू 2/3 रो, सो ये आ जाएगा आपके पास 3 5 जा 15, सो यहाँ 5 आ गया ये, सो आ गया आपके पास 10 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, सो यहाँ से कट गया, सो ये आ गया 1/100, सो V1 का स्क्वायर आपके पास आ गया 1/100, सो V1 हो जाएगा यहाँ से 1/100 रूट, दैट इज 1/10, ठीक है जी। बिकॉज डाटा मैंने ऐसा ही में भरा है तो इट इज दिस, ठीक है जी। तो वेलोसिटी यहाँ भी मेरे को पता लग गया, एंड बी पे वेलोसिटी कितनी है वाटर की। सो फिर यहाँ पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, तो यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ यहाँ होगा A1V1, सो रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा A1V1, सो A1V1, ओके। A1 की वैल्यू यहाँ थी 40, ये भरी थी हमने, सो इट वाज 40 एंड सेंटीमीटर में लेने के आंसर आपको CGS में निकालना है, तो 40 मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, और इस वेलोसिटी की वैल्यू को यदि मैं कन्वर्ट करूँ सेंटीमीटर में तो आ जाएगी 100/10, ठीक है। बिकॉज मीटर या वेलोसिटी, इसको मैं सेंटीमीटर में लिखता हूँ, तो जाएगा 100/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, सो यहाँ से ये कैंसिल, सो इट इज 400, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर विल बी 400 cubic centimeter per second, so this is the option.
So this was your question on Bernoulli's theorem and this was a good question. So आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. सो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने को, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट a thin horizontal disk is rotating about vertical axis. Okay, this is a disk, it is rotating about vertical axis and through its fixed center. Okay, its angular momentum L and L be computed about points A and B respectively with OB जो है वो डबल है 2 एक. ठीक है, L अपॉन L भी निकालना है. एंगुलर मोमेंटम, सो जी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग का ये आ जाएगा आपके पास. एक तो होगा आपका ऑर्बिटल मोशन के लिए और दूसरा हो जाएगा आपका स्पिन मोशन के लिए. ठीक है, तो यहाँ से आपका L जो है वो हो जाएगा R क्रॉस P और यहाँ हो जाएगा I ओमेगा. ठीक है, I सेंटर ऑफ मास और ओमेगा ये आ गया. अब यदि हम रेफरेंस पॉइंट्स देखें तो वो A और B हैं. तो रेफरेंस पॉइंट के लिए P आपका क्या होता है? P होता है MB. सो हो जाएगा L इज इक्वल टू R M B मास और ये वेलोसिटी cm का. ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस I cm ओमेगा. ओके, as you know that this disk is rotating about its fixed center O. ठीक है, and it is rotating about a vertical axis जो इसके fixed center O से it is rotating about a vertical axis passing through its fixed center O. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रोटेट नहीं कर रहा है. सेंटर ऑफ मास जो है इसका वो रेस्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास इसका रोटेट नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी cm की क्या हो जाएगी? 0. सो ये टर्म BCM यहाँ 0 हो जाएगा भाई. तो ये सारी की सारी टर्म वैनिश कर जाएगी. तो आपके पास सिर्फ बचेगी लास्ट वाली ये, और लास्ट वाली टर्म बोल रही है कि ये जो आपकी लास्ट वाली टर्म है ये रेफरेंस पॉइंट की डिस्टेंस के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. ठीक है, सो ये ना ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट कहीं भी हो सकता है, उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती. इसका मतलब जितना पॉइंट ए के लिए मोमेंटम होगा उतना ही पॉइंट बी के लिए मोमेंटम होगा, और ये तुम रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा 1. सो ऑप्शन 4. सिंपल क्वेश्चन था ये भी. और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट है आपका ये. सो दिस इज योर क्वेश्चन, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड. और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है रेडियस r, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. सो जब इंडक्टेंस निकालना है तब आपको पहले निकालना पड़ेगा जो भी फ्लक्स लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें आपका जो फ्लक्स रहेगा वो हर टर्म के साथ लिंक्ड होगा BA. I इज इक्वल टू BA होता है, नो. और यूनिट लेंथ में यदि n टर्न्स है टोटल टर्न्स हो गया NL. सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड हो गया, I डैश बोल देते हैं NL BA. दिस इज फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न and this is the total magnetic flux link, this one NLBA. अब आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो सिंपली फ्लक्स अपॉन phi is equal to Li. so L is equal to I upon I. ठीक है, I is करंट, phi डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो बनेगी NLBA अपॉन I. ओके, अब यहाँ B की वैल्यू पुट कर देते हैं. एक लॉन्ग सोलेनॉइड के सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड रहता है? वो रहता है म्यू नॉट एन आई. सो एन एल म्यू नॉट एन आई. एन फिर वो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये आ गया. इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने बी की, ये वाली वैल्यू होती है बी की. ये साथ में है एरिया और नीचे है आई. सो भाई आई तो हो गया कैंसिल, ये वाला आई से कैंसिल हो गया, ये आई था कैंसिल हो गया. ठीक है, ये ए अपॉन आई, ये वाला आई, ये वाला. सो आई विल गेट कैंसिल, ये कैंसिल. और एरिया को लिख सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर. सो इट इज नाउ एन एल म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर. और देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक है.
म्यू नॉट एन, म्यू नॉट एन 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 2 बार आ गया, एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो यू कैन राइट इट लाइक दैट, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर, और साथ में और कुछ बचा है एल, ये ऑप्शन रहेगा आपका। सो आई थिंक ऑप्शन 2 इज करेक्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 5। सो इसको देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक स्फीयर इंक्रीज्ड, ठीक है, स्फीयर है, 3D बॉडी है, सो इसका मतलब हो गया कि जो चेंज इन वॉल्यूम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, and you know formula is this gamma original volume यदि V नॉट है and change in temperature, okay। so यहाँ पे increase in volume पूछा जा रहा है, मतलब डेल्टा भी पूछ रहे हैं, and you know this gamma is 3 अल्फा and V नॉट original volume 4/3 रेडियस दिया हुआ है इसका r क्यूब डेल्टा t, बस हो गया, 3 से 3 कैंसिल, दिस इज द आंसर। so 4 पाई r क्यूब अल्फा डेल्टा t, 4 पाई r क्यूब अल्फा डेल्टा t, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके जी, सो ये था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा ये वाला, ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। 5 हो गया ना, 6 था ये, दिस वाज योर 5th, दिस इज नाउ 6th क्वेश्चन, ये दिस वन। सो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था भाई, गुड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को यदि आप बड़े ध्यान पूर्वक देखें तो फिर आपको लगेगा कि ये जो है यहाँ पे इसमें ये पूछा जा रहा है कि यू आर गिवन 2 सर्किट्स ए एंड बी, दिस वन इज ए, दिस इज बी, 2 रजिस्टर्स ये लगे हैं, वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, इसका जो अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस इसका पॉजिटिव अल्फा है और दूसरे का नेगेटिव अल्फा है, ठीक है। और सेम यहाँ पैरेलल में लगे हैं, पहले सीरीज में लगे हैं। और बाद में बोल रहा है कि करंट थ्रू दिस, ठीक है, करंट सर्किट में आई भी है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस टू रजिस्टर, ठीक है, आर नॉट। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रखें ध्यान लास्ट में जो भी आएगा, तो ये दोनों सीरीज में है तो इफेक्टिव हो जाएगा। आर एस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, आर नॉट, इसको अंदर लीजिए आर को, माइनस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, प्लस इसमें दूसरे वाला ऐड कर दीजिए, प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। सो आई थिंक ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सो रेजिस्टेंस पहले वाले सर्किट का आ जाएगा 2 आर नॉट प्लस आर नॉट, ठीक है। तो इनका मतलब इफेक्टिव आ गया 2 आर नॉट। अब ये पैरेलल में है तो पैरेलल में ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, सो पैरेलल में निकाल देते हैं इस केस में। सो आ जाएगा आर पी इज इक्वल टू आर नॉट, यहाँ करते हैं खुले में, आर पी ले लेते हैं भाई, ठीक है, आर नॉट माइनस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, इसको प्रोडक्ट लेना है नीचे वाले के साथ, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, वो बोलते दो यदि पैरेलल में तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, नीचे इसी को सम कर दीजिए इन प्लेस ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, प्लस रखिए, बाकी सारा वैसे ही लिख दीजिए। सो जाएगा आपके पास आर नॉट ये वाला प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो ये तो हमने अभी जोड़े थे तो इसमें आपको पता ही है, और ये कैंसिल कर जाएंगे, 2 आर नॉट बचेगा नीचे, ऊपर क्या बचेगा, मेन क्वेश्चन ये है, ऊपर बचेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दीजिए, तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस पैरेलल में ये आ गया आपका, ठीक है। सो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे तो देखिए जब सीरीज में था, ये सीरीज वाले केस में नेट रेजिस्टेंस 2 आर नॉट आ गया, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आ गया, सो इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन टी, टी के डिपेंड नहीं कर रहा है। सो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करना है कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो आई ए को कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो वैसे रहेगा, तो आई ए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
ठीक है जी, बिकॉज जो नेट रेजिस्टेंस आया दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, जो नेट रेजिस्टेंस आया वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर यहाँ बोल रहे हैं कि इंक्रीज करना है। ये देखो, ये अपने वजह से इंक्रीज करोगे, इसको इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली माइनस आ रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। इसका दूसरे केस में नेट रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट बढ़ जाएगा, सो करंट विल इंक्रीज, तो आई भी यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ आई एक कांस्टेंट रहेगा। तो आई थिंक ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन इसका ओके है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है ये वाला, तो इसको देख लेते हैं। सो ये जो है आपका 7th क्वेश्चन, और ये आ गया आपका 7th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है अभी, A beam of light falls on metal surface, okay, such that photoelectron generator, ठीक है, photoelectric effect power of light source decrease linearly with time। तो ये पावर होती है सिंपली एनर्जी अपॉन टाइम। सो हो गए ये एन ई लिख सकते हैं इसको, ये जो एन है ये है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, ये रखें थोड़ा ध्यान, सेकंड पर सेकंड तो टाइम नीचे आ गया। अब जैसे बोल रहा पावर सोर्स की डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये एन डिक्रीज कर रहा है, पावर डिक्रीज तभी करेगी जब एन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एन डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स पे ही डिपेंड करता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट। फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी पावर की तरह ही वो लिनियरली डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट आई है तो ये डिक्रीज कर रहा है लिनियरली, देखिए तो ये वाला ऑप्शन रहेगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट आई और टाइम के बीच, ओके। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो ये इसका मैग्नीट्यूड ये डिपेंड नहीं करता टाइम पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, डिपेंड नहीं करता तो फिर ये कुछ वैल्यू होगी इसकी वो कांस्टेंट ही रहेगी। सो ऑप्शन बी रहेगा इसमें। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जीनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन है। अब इसमें देखना होता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है इसका, 3 वोल्ट यहाँ आ रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम, यहाँ माइनस लिखा है ना, मैग्नीट्यूड में बात करिए तो रिवर्स वाइज जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जनरेटर के केस में, मतलब मैक्सिमम इतनी है, यहाँ से 5 वोल्ट चल रहा है तो मैक्सिमम 3 वोल्ट ले सकता है। जो रिमेनिंग वोल्टेज 2 रह गई वो आपके इन 2 पॉइंट्स के बीच जो रेजिस्टेंस लगा है उसके अक्रॉस क्लियर हो जाएगी, तो कितनी बची 2 वोल्ट। वेरी सिंपल, सीरीज में लगे हैं दोनों, सीरीज में इसने मैक्सिमम 3 ले लिया 5 से, तो इधर कितना बचा 2 ही बचेगा भाई। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, ऐसे याद रख लो, तो ये 2 वोल्ट आ जाएगा इसके क्रॉस मैग्नीट्यूड में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो फिर यहाँ पे ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपका विस्कोसिटी इंटरनल, उसके ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर अभी क्वेश्चन ये। और इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा +1 में, स्फेरिकल बॉल्स ऑफ सेम रेडियस बट हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज, डेंसिटी बदल दी बॉल की, तो भाई वेलोसिटी जो रहता है टर्मिनल वो रहता है 2/9 मीटर, है ना, और इसमें रहता है r², मटेरियल की डेंसिटी माइनस फ्लूइड की डेंसिटी, और जी भी होता है शायद इधर, ठीक है। सो हमारा कुछ नहीं यहाँ लेना देना है, हमारा सिर्फ ये नीटा क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी है, रेडियस ऑफ बॉल ये है, रेडियस के ऊपर बोल रहा है कांस्टेंट है, वो डिपेंड मतलब सेम रेडियस की बॉल्स है, सिर्फ आपने उनकी डिफरेंट डेंसिटीज है, मतलब इस चीज को छेड़ रहे हो आप। लिक्विड की डेंसिटी ये है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। सो यहाँ से यदि आप पूछ रहे हैं कि डेंसिटी के साथ रेशो के साथ, अच्छा किसका रेशो, सिग्मा अपॉन रो का, सिग्मा अपॉन रो का रेशो, सिग्मा स्फेरिकल बॉल का, रो जो है वो लिक्विड का है, तो बॉल का पहले होता है ना, ये आ गया आपका सिग्मा माइनस रो, ऐसे था ना, हाँ। तो यदि मैं यहाँ रो कॉमन ले लेता हूँ बिकॉज ये बोल रहा है कि ये देखो ये रो सिग्मा अपॉन रो, तो यहां से आपके आ जाएगा ये
टू आर स्क्वेयर 9 ईटा कांस्टेंट है। सो यहाँ से यदि मैं रो को कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा हमारे पास, यहाँ है नहीं, सिग्मा अपॉन रो -1 ये आ गया। तो यदि मैं इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो आपके पास यहाँ पे जो ग्राफ है बेसिकली वो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। पहली बात स्ट्रेट लाइन ही है इसमें सारे, लेकिन इसका ये -1 के आने से क्या होगा, इसका जो इंटरसेप्ट होगा सी ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट वाला ग्राफ मुझे एक ही दिख रहा है, ये वाला। ये जब मैं इसको आगे प्रोड्यूस करूंगा तो ऐसे जाएगा ये, तो ये ऐसे आएगा, फिर ये होगा नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये होगा आपका सी यहाँ पे, है ना। तो भाई इसमें सिंपल ही है कि सिग्मा अपॉन रो को प्लॉट करना है। इंटरसेप्ट जो वर्टिकल एक्सिस पे होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये भी आ रहा है, लेकिन जो आपका ये रहेगा कि यहाँ से ये जो आपका ग्राफ है वो बिल्कुल वैसे जाएगा ये, और इसका नेगेटिव इंटरसेप्ट यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। सो बेस्ट ऑप्शन होगा इसका 2 ग्राफ्स के क्वेश्चन। सो टर्मिनल वेलोसिटी का वेरिएशन डेंसिटी सिग्मा अपॉन रो के रेशो के साथ ऐसी वेरिएशन रहेगी। यदि हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ये आपको पता है स्लोप होता है, और x की जगह यहाँ पे आपका है ये वाली चीज सिग्मा अपॉन रो। बाकी जो इधर को x को छोड़ के जो भी टर्म बचेगी दैट विल बी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ओके, और c आपने देखना नेगेटिव है, तो नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस पे वो नीचे की तरफ होगा। दिस इज बाई इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो वो नेगेटिव है तो नीचे को आएगा। थोड़ा टेढ़ा था क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आता है भाई, बिकॉज इसमें ये रखना ध्यान कि मास इक्वल है, तो मास वाला फॉर्मूला चाहिए फिर आपको, मतलब प्लेनेट का मास। तो आपका जो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2gm/r, ठीक है। सो 2gm/r ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब मास कांस्टेंट होगा, यदि g पहले कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ r, ठीक है। अभी पूछ रहा है v2 अपॉन दूसरे b2 अपॉन v1 क्या होगा यहाँ से r1 अपॉन r2। दूसरे प्लैनेट की रेडियस जो है वो पहले प्लैनेट की रेडियस का r1 अपॉन 2 या 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये r1, ठीक है, r1 अपॉन दिस इज r1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 ऊपर चला गया, r1 कैंसिल हो गया तो अंडर रूट 2, फोर्थ ऑप्शन। इसमें ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, ये जो होता है ना अंडर रूट 2gr, वो तो तब लगेगा। आर का वेरिएशन डायरेक्टली रहता है जब जी की बात हो रही होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यदि दोनों प्लैनेट्स के ऊपर कांस्टेंट है तो ये लगना, तो फिर v डायरेक्टली अंडर रूट r हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला, प्लैनेट्स के मास कांस्टेंट, तो मास वाला कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मास वाला ये लाना पड़ेगा। फिर उसमें वेरिएशन देखते हैं, r तो नीचे चला जाता है, तो ये वाला बनना था, फिर ये आंसर आना था। 10वां हो गया, 11वां देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है ये है सिंपली सीरीज आरएलसी सर्किट पे। अब यदि ये सीरीज आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन है तो इसमें आपने सिर्फ ये देखना कहीं ये सर्किट रेजोनेंस पे तो नहीं है। तो रेजोनेंस पे देखने के लिए आपको पता है कि जो आपका ये पूछ रहा है कि ये वोल्टेज दी उसको, चेंजिंग वोल्टेज है करंट के साथ, टाइम के साथ चेंज हो रही है। द करंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट, करंट का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। सो करंट एम्पलीट्यूड का मतलब आई नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही है कि फिर करंट एम्पलीट्यूड वोल्टेज एम्पलीट्यूड अपॉन इम्पीडेंस ये होगा। अब इम्पीडेंस जो होता है वो जेड इज इक्वल टू ये होता है आपका आर स्क्वेयर प्लस जी ओमेगा एल स्क्वेयर, और एक्स एल लिख दो, माइनस एक्स सी स्क्वेयर। कहीं ये चेक कर लो कि ये चीज कहीं इसकी इक्वल तो नहीं है, इसकी इक्वल है तो फिर रेजोनेंस पे चला गया सर्किट। सो एक्स एल तुम्हें पता है ओमेगा एल होता है ना। ओमेगा जो है यहाँ पे वो दिया हुआ है 2 × 10⁻³ और इंडक्टेंस जो है वो 10 मिली हेनरी 10 × 10⁻³ तो भाई ये तो आगे 20,
20 ओम आ गई। ठीक है, एक्स सी चेक कर लेते हैं, 1/ओमेगा सी होता है भाई। सो 1/2 इंटू 10⁻³ और सी की वैल्यू दी हुई है आपको 25 माइक्रोफैरेड, 25 इंटू 10⁻⁻6। तो भाई ये बन गया आपके पास 1/50, 10⁻3, 10⁻3 ऊपर गया तो बन गया 1000/50। तो भाई ये भी बन गया 20। तो वही वो जो हम बोल रहा था, ये दोनों इक्वल हैं, तो जेड इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये 20 माइनस 20, ये 20, ये 20 है, ये भी 20, तो आर ही बचा फिर। और आर की वैल्यू है 100 ओम बचा ये। ठीक है, सो ये 220, पीक वैल्यू ये दी हुई है 220 अपॉन 100, ये बिकॉज इम्पीडेंस आपका सर्किट रेजोनेंस पे चला गया, तो ओवरऑल ये रेजिस्टिव सर्किट ही बन गया। ठीक है, और इसका मतलब ये जो इसका रेजिस्टेंस है वो सिंपली आर के इक्वल ही हो गया, तो वो 100 है। सो ये आई थिंक इट इज 2.2 एम्पियर। सो सेकंड ऑप्शन इज ओके, आंसर 2। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल वाला। ये क्वेश्चन भी, क्योंकि इंडक्टर के साथ जो घटना घटती है ना सीरीज पैरेलल में, वो रेजिस्टेंस वाली ही है। ठीक है, अब जैसे इसका इंडक्टेंस दिया हुआ है इस फिगर में, द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए एंड बी के बीच निकालना, ध्यान रखें यहाँ और यहाँ, यहाँ पॉइंट नीचे नहीं है ना, और ये यहाँ और यहाँ है। तो इंडक्टेंस इस कॉइल का यदि सेम ही है, शायद चेक करना, 2 आइडेंटिकल इंडक्टर्स हैं। ठीक है, इसका इंडक्टेंस एल है, इसका भी एल है, इधर भी एल, इधर भी एल। तो भाई यहाँ इसके क्रॉस निकालोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा -L/di/dt। ये आ गया आपका पहले वाले केस में E1, EP बोल देते हैं। अब EQ निकाल लो। हाँ, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तुम्हें पता है कि ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। सो आपका जो नेट रिएक्टेंस आ जाएगा इसमें, नेट इंडक्टेंस आ जाएगा, दैट इज L इंटू L अपॉन L प्लस L। सो आ जाएगा 2L L स्क्वायर अपॉन 2L, ये नहीं आएगा तो हो जाएगा L अपॉन 2। तो यहाँ L की जगह L अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे। बस हो गया क्वेश्चन। माइनस नेगेटिव साइन आपको पता है, लेंज़िस लॉ, ये अपॉन dt। इन दोनों को डिवाइड कर दो, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस का मतलब 2 जाएगा ऊपर को, सो वही आंसर होगा। ये देखो, डिवाइड लगाओगे तो 2 ही आएगा। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैपेसिटर का भी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं एनर्जी पे। सो 3 आइडेंटिकल है, इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस सी है, सी बात खत्म हो गई। यदि वोल्टेज यहाँ V चल रही है तो इसके क्रॉस भी तो V आएगी। ये यहाँ जब दोनों बराबर कैपेसिटी के हैं तो यहाँ बंट जाएगा सीरीज में, यहाँ V/2 आ जाएगा वोल्टेज, और यहाँ भी वोल्टेज V/2 आ जाएगा। तो ये हुआ भाई काम। अब जो भी पूछा जा रहा है वो निकालते रहो। हाफ CV² एनर्जी स्टोर्ड होती है उसमें, तो यदि हम टोटल एनर्जी निकालें UT, पहले UP निकाल लो। UP तो सिंपल है, हाफ CV², इसके अक्रॉस कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाफ CV², हाफ CV की जगह क्या है V/2, सो V/2 का होल स्क्वायर, तो बन गया हाफ CV² अपॉन कितना हो गया ये 4, बन गया CV² अपॉन 8। इतनी एनर्जी स्टोर होगी इस कैपेसिटर के क्रॉस। ठीक है, सो यदि हम आगे बढ़े तो हम बोल रहे हैं कि टोटल तीनों भी निकाल लो। अब टोटल के लिए पहले यू देखो ना, जितनी इसमें स्टोर होगी उतनी इसमें स्टोर होगी। इसमें कितनी स्टोर हो चुकी है मैं निकाल चुका हूँ, उतनी इसमें होगी, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो यू टोटल हो जाएगा UP प्लस UQ प्लस ये नीचे वाला US, एनर्जी स्टोर्ड इन S। अब ये और ये तो सेम ही है, ये निकाल चुका हूँ मैं, इसका मतलब ये और ये सेम है, तो ये 2 टाइम्स हो गई CV² अपॉन 8, और इसके अक्रॉस कितनी होगी हाफ CV²। तो दिस इज द आंसर। ये आ गया काट के, बन गया ये CV² अपॉन 4 प्लस CV² अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 1/2 1/4 1/2 मीन्स 3/4 CV²। अब ये बोल रहा रेशियो निकालो, इसको इससे डिवाइड लगा दो, तो बनेगा CV² अपॉन 8 UP अपॉन टोटल, ये बोल रहा है, डिवाइडेड बाई दिस 3 CV² अपॉन 4। सो बन गया आपका CV² अपॉन 8 इंटू 4 अपॉन 3 CV²। तो ये आ गया काट के 2,
तो भाई ये आ गया आपके पास सी बी स्क्वायर भी कट गया, 3 2 जा 6 तो 1/6 तो आएगा रेशियो। भाई वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। बढ़ते हैं आगे, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंडक्टिंग लूप है, फाइनाइट रेजिस्टेंस का जो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में जा रही है, एरिया ऑफ द लूप टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, एरिया चेंज हो रहा है, तो बताइए कि पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? ई स्क्वायर अपॉन आर होता है भाई। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो पहले तो फ्लक्स पता करना पड़ेगा बी ए। अब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ फिर डी फाइव अपॉन डी टी, अब आएगा डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। मतलब एरिया चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा ये बताइए? डी फाइव अपॉन डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बेसिकली वो हो जाएगा डी, मैग्नीट्यूड लेते हैं डी फाइव अपॉन डी टी, तो यहाँ से डी अपॉन डी टी, बी बार आ गया, एरिया की वैल्यू बढ़ा दो, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप देखो ध्यान से तो याद आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी टी, ए के लिए पुट कर देते हैं ए नॉट और अंदर है 1 प्लस साइन टी, ये आ गया। अब इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो बी वह बाहर कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी कांस्टेंट का 0 हो गया तो आ जाएगा ए नॉट कॉस ओमेगा टी, साइन का होता है कॉस टी, ये आ गया। अब ई जो है वो कॉस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, तो ई स्क्वायर यहाँ पर तो पावर डिसिपेटेड हो जाएगी ई स्क्वायर, तो यह जाएगा आपके पास बी स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपॉन आर। बोलने का मतलब जो पावर वेरी कर रही है कॉस स्क्वायर टी से वेरिएशन है उसका। कॉस स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? कॉस स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा, ये यहाँ थोड़ा ऐसे होना था, फिर ऐसे होना था, थोड़ा सा यहाँ इसने बिल्कुल शार्प कर दिया, यहाँ थोड़ा सा ऐसे घूम के ना, ये टी इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, कॉस 0 1 हो गया मैक्सिमम, और जब 90 पुट करोगे कॉस 90 0 हो गया नीचे, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ आपका ऊपर से शुरू होकर ऐसे आएगा ऐसे, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, पावर डिसिपेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बस ये सिंपल क्वेश्चन, नॉट टफ। अब चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन। सिंपल है भाई, वर्क डन बाई गैस इन प्रोसेस कौन सा? चेक इट, एडियाबैटिक है ना, गामा की वैल्यू दी हुई है और क्या चाहिए? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ठीक। सो भाई जो वर्क डन होता है उसमें होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। सो भाई P1 V1 को तुम लिख सकते हो nRT, P इक्वल टू nRT, तो बन गया nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो 1, R की वैल्यू 8.3 है, लिख दी। बड़ा टेम्परेचर आपका 60 से 50 गया तो 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई गामा, गामा इज 5.3 सॉरी 5/3 माइनस 1। सो भाई ये आ गया आपका 8.3 इंटू 10 अपॉन, ये आ गया 3, 5 माइनस 3 है ना, 5 2/3 आ जाएगा, 3 चला गया ऊपर को, सो ये आ गया 8.3, ये 2 से 5 आ गया, ये 3 ऊपर चला गया, 5 इंटू 3 तो भाई 15 आ गया ये। सो भाई 8.3 इंटू 15, 15 3 45 होते हैं, 4 बचे 15 8 120 होते हैं, 124 डेसिमल एक प्लेस के बाद ये इतना जूल पड़ता है। भाई वेरी सिंपल, से सिंपल क्या हो सकता है? क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं इट इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बोलेंगे इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ इसने पार्टिकल स्टेट लाइन में चल रहा है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। पोजीशन फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है एस इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा, ठीक है भाई। अल्फा इज इक्वल टू 1 है तो 1 टी स्क्वायर ही हो गया, बीटा की वैल्यू 6 है 6 टी हो गया,
और गामा की वैल्यू 5 है। ये आ गया। एवरेज स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी नहीं निकालनी है, रखें ध्यान, एवरेज स्पीड निकालनी है। जब एवरेज स्पीड तुम निकालोगे तो इंटरवल दिया होगा t इज इक्वल टू 0 टू t/4। अच्छा ए बहन t इज इक्वल टू 0 होता है तो देखते हैं एस कितना होता है। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 ये 5, तो इसका मतलब 5 मीटर भागा। t इज इक्वल टू 0 पे 5 मीटर भाग चुका था, ठीक है। t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे देखते हैं कहाँ है ये। s इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 प्लस 5, भाई ये भी 5 मीटर ही आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पे जहाँ इसकी पोजीशन थी ये पार्टिकल वहीं आ गया वापस 6 सेकंड बाद, ठीक है। बोलने वाला ऐसे समझ लो जैसे हमने बोला कि भाई ये लाइन पे ऐसे भाग रहा था, ठीक है, ये ओरिजिन है मान लो। तो भाई ये 5 मीटर यहाँ था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 मीटर भाग गया, ठीक है। 5 मीटर पे इसकी पोजीशन थी, t इज इक्वल टू 0 पे ये 5 मीटर पे था यहाँ पे। अरे भाई t इज इक्वल टू 6 पे भी यही है, ये t इज इक्वल टू 6 सेकंड्स पे भी यही है पार्टिकल। इसका मतलब ये कहीं चल रहा था तो वापस पहुंचा यहाँ पे, चल रहा था कहीं इधर या उधर जा रहा होगा, तो कहीं से ये वापस आया होगा उस पॉइंट पे। जब ये वापस मुड़ा होगा ना तो वेलोसिटी 0 हो गई होगी। तो यदि मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ds/dt वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैं देखता हूँ कि वेलोसिटी 0 इसकी कितने टाइम के बाद हुई है, ये करना है मुझे अब। तो आ जाएगा आपके पास 2t माइनस 6 आ जाएगा, ये होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई 2t माइनस 6। अगर वेलोसिटी 0 हुई है तो देखता हूँ टाइम कितना आता है। तो ये आ गया 2t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड। इसका मतलब 3 सेकेंड के बाद मुड़ा है, 3 सेकेंड पे जाके रुक के फिर मुड़ा वापस ही, ठीक है। अब 3 सेकेंड में कितना जा चुका था लेट अस चेक। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड भी भर देते हैं भाई यहाँ पे, ऐसे देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस ये आ गया 6 इंटू 3 प्लस 5, देख लेते हैं कितना आता है। 9 माइनस 18 प्लस 5, तो भाई 9 माइनस के तो ये आ गया -4 मीटर। अरे खतरनाक, ये तो -4 का मतलब ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, और ये -4 मीटर मतलब यहाँ से इधर कहीं जाके यहाँ जैसे ये -4 हो गया होगा। ये यहाँ से यहाँ था, ये t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे यहाँ। तो भाई ये बताओ कि ये 0 से लेके 3 तक आया होगा इस तरफ, ऐसे आया 0 से लेके 3 तक ऐसे आया, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ से वापस चला गया और फिर 6 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुँच गया फिर दोबारा। तो इसका मतलब 5 मीटर, ये 4 और जुड़ गया, मैग्नीट्यूड लेंगे ना इधर, तो 5 और 4 9, मतलब 0 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक इस 9 मीटर भागा। ये टोटल तो 9 मीटर हो गया ना ये। और ये आया भी 3 सेकंड में, यहाँ से यहाँ पहुंचा और 3 सेकंड के बाद फिर दोबारा ये यहीं पहुंच गया। इसका मतलब जाने और आने में टोटल रास्ता इसने ट्रैवल किया 9 मीटर, और 9 मीटर इधर को, 9 मीटर इधर को, 9 मीटर इधर को, ठीक है, 18। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो बी एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 9 प्लस 9, 3 सेकंड में यहाँ तक, फिर वापस 3 सेकंड में वापस उसी जगह, अपॉन 6 सेकंड टोटल टाइम लगा है। तो 18/3, 18/6, तो भाई ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड है इस टाइम इंटरवल में, जो 0 इक्वल टू t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 6 तक है। तो वही आंसर है। और इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी बोलता हूँ बिकॉज ये जहाँ से चला था 6 सेकंड बाद ये वहीं पहुँच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फिर इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गई। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी पूछता तो आंसर 0 होता, एवरेज वेलोसिटी पूछता तो आंसर क्या होता 0। और क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मैंने आपको समझा दिया, ये 3 आ गई। दिस वाज ए गुड क्वेश्चन, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मैचिंग का, इसमें सिंपल आप कर सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। माइक्रोवेव्स होती हैं आपकी वार्मिंग द फूड, यूवी रेज प्यूरिफाइंग वाटर, और गामा रेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स, एंड रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन वेव्स होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होती हैं। तो आई थिंक ये ऑप्शन रहेगा 4th। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि
अच्छा क्वेश्चन है, पर इसमें बड़ी खतरनाक बात एक लिखी थी, मैं इसको देख रहा था कि इसमें घुमाने की कोशिश की गई है भैया ना। पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 3 ट्रांसलेशनल है, 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और F नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स है। मोड्स दिया वाइब्रेशनल, एक मोड के साथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, क्योंकि एक काइनेटिक एनर्जी वाला एक पोटेंशियल वाला, बस ये है इसमें लॉजिक। Cp upon Cb ऑफ ए गैस इज 8/7। चलो, तो ये आ गई 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। F नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स हैं, तो एक मोड के साथ F वाइब्रेशनल मोड्स हैं, तो फ्रीडम की डिग्रीज कितनी हो जाएंगी 2। मैंने बोला कि एक मोड के साथ 2, एक मोड के साथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। ठीक है, पहले मोड ही निकाल लेते हैं। ठीक है, मोड आएंगे जो भी आएंगे निकल के, और टोटल हो गई आपकी Cp upon Cb दिया हो ना 8/7, तो भाई Cp upon Cb का मतलब गामा है 8/7। गामा जो होता है वो होता है 1 + 2 upon F = 8/7, ये होता है ना गामा। तो यहाँ से 2/F हो गया आपका 8/7 - 1, तो ये हो गया आपका 7, 8 - 7 1/7। सो 2/F हो गया 1/7, तो यहाँ से F हो गया, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 14 है, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 14 है, तो ये कर दिया टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 14। अब ये 6 + V = 14, ये वाइब्रेशनल मोड है भैया ना, तो ये आ गया 6V = 14 - 6, ये कितना आ गया 8। तो 8 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ F, और F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, F नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। ठीक है, तो भाई एक वाइब्रेशनल मोड के साथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, एक वाइब्रेशनल मोड इज इक्वल टू 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक वाइब्रेशनल मोड के साथ है। ठीक है, एक वाइब्रेशनल मोड 2 डिग्रीज के लिए काउंट करता है। ठीक है, तो आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे यहाँ से कितनी, हाँ, और यदि यहाँ ऐसे बोलो कि एक वाइब्रेशनल मोड जो है वो आ गया 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो वाइब्रेशनल मोड लिखा है, तो एक बोलने का मतलब यहाँ हो जाएगा B.2 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 नहीं सॉरी 2B। ये देखिए बताता हूँ आपको क्यों हुआ। हाँ, एक वाइब्रेशनल मोड के साथ, एक वाइब्रेशनल मोड को मैं V बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसके साथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएट होती हैं, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2B = आ गया 14 - 6, तो यहाँ से B आ जाएगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो आ जाएगा आपके पास 8/2। घुमा दिया भी यहाँ से, और कुछ नहीं है, इसका दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये था आपका 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 1 वाइब्रेशनल मोड होता है, याद रखें। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग और एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए होती है, ये है। तो जो यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड है वो दिया हुआ है आपको, एंड F नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, वैल्यू ऑफ F जो है वाइब्रेशनल मोड है, F वाइब्रेशनल मोड है, तो लेफ्ट लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक वाइब्रेशनल मोड में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोड की, इसमें आ जाएगा आपके पास 4। तो भाई ये था, पहले तो इसमें आप टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल लीजिए। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने से 3 ये दी हुई है, 3 ये दी हुई है, 6, इसका 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बची जो वाइब्रेशनल मोड के हिस्से में आएगी।
जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे 8। ठीक है, अब एक वाइब्रेशनल मोड जो होता है वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को काउंट करता है। ठीक है, तो फिर आपके पास जो वाइब्रेशनल मोड आए थे वो कितने आए थे? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी? 8 आई थी। तो 8 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी? वो 4 मोड को कंट्रीब्यूट करेंगी। सो उसका मतलब हो गया कि 4 वाइब्रेशनल मोड्स आंसर आएगा। माइंड इट, इसमें एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ने पूछा है, वाइब्रेशनल मोड्स पूछा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 ही होंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोड की 8 ही होंगी, लेकिन एक वाइब्रेशनल मोड के अंदर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंदर कितने वाइब्रेशनल मोड हो गए? 4। तो ये 4 है, ये बोलने का मतलब। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 19 देख लेते हैं भाई। ये सिंपल ही था, ये टफ नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि ये बोल रहा है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन स्लोली। ठीक है, स्लोली है तो फिर काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी रो दी हुई है, रो दिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी सफियर है तो फिर डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रो है, मतलब यूनिट वॉल्यूम में रो क्या होता है? रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर क्यूब। रेडियस इसका आ रही है ये आर, मुझे क्यू निकाल दीजिए। सो आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपने क्यू की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा, ये सेंटर में मानेंगे इसको। ठीक है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी लाया गया। ठीक है, तो जब तुम इसको ए से बी लाओगे, हाँ, जब तुम इसको ए से बी लाओगे तो पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा। अरे भाई, वर्क डन जो होता है तुम्हें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ वर्क हो गया क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। अब क्यू नॉट तो 1 है, तो W यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया डेल्टा वी के। तो मतलब W हो गया पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। पोटेंशियल एट बी क्या होगा? के चार्ज कितना है ये वाला क्यू अपॉन डिस्टेंस 3r माइनस के चार्ज कितना है ये क्यू, ये जो है अपॉन कहाँ से लाए? पोटेंशियल एट ए क्या होगा? ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा 2r। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ 1/3 है या 1/2 है। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ही लेना है उसका। सो ये आ गया आपके पास 1/3 माइनस 1/2 आएगा अंदर, और बाहर बचेगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है जी, सो ये आ गया आपके पास 6, तो ये आ गया 2 माइनस 3, एक ही आ गया मैग्नीट्यूड में। ठीक है, के क्यू अपॉन आर ये आ जाएगा 2 माइनस 3 1। ठीक है, तो भाई के की वैल्यू होती है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू ये वाली लगानी है, रो 4/3 पाई आर क्यूब, और एक आर नीचे भी है, और 1/6। ठीक है जी, अब एक तो 4/4 गया, एक आर भी गया, आर स्क्वायर रह गया इधर, और नीचे आ गया ये 18, 6 18 हो गया। ठीक है, और ऊपर क्या बचा? रो आर स्क्वायर, रो आर स्क्वायर, और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। ये अब ये बोल रहा है ये रो है, ये बोल रहा है कि ये आंसर है दिया हुआ। अब बताओ कि एन की जगह क्या है? तो एन की जगह वही है एप्सिलॉन नॉट से पहले है, मतलब 18। तो भाई 18, वेरी सिंपल। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में बेसिकली कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ हमें रखना है कि करंट आई फ्लोज थ्रू मेटालिक सर्कुलर लूप, रेडियस आर दिया हुआ। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट, इस सेगमेंट का रेजिस्टेंस जो है इधर वाले का वो है हाफ, तो इसका इसमें करंट डबल आएगा, है ना? और इससे डबल आएगा इधर वाला लूप है, ये इधर वाला जो है ये वाला, ये ब्लू कलर वाला, ये
इसमें करंट यदि आई नॉट है तो इसमें करंट डबल आएगा, जिसका हाफ है इसके कंपेरेटिवली, डेफिनेटली रेजिस्टेंस आ रहा तो करंट यहाँ ज़्यादा फ्लो करेगा। सो बोलने का मतलब आई नॉट हो गया यहाँ से, यहाँ दो रास्ते मिले ऐसे और एक रास्ता इधर को, जंक्शन बन गया ना आई। सो इसका मतलब आ गया 2I0 प्लस आई नॉट, मतलब हो गया 3I0। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, आई नॉट हो जाएगा 3 आ जाएगा नीचे, I0/3। तो फिर 2I0 क्या हो जाएगा, 2I0 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। मतलब यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो करंट है इस लूप में वो है 2I0/3 और यहाँ पे जो करंट है वो है I0 ये वाला 3। करंट पता लग गया। अब देखो भाई इसमें इधर वाले में जो है ABC जो दिख रहा है आपको, ये जो ABC है ये वाला, इसमें डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ हो जाएगी, और इसमें दूसरे वाले में अंदर की तरफ, ठीक है। जब तुम यहाँ से यहाँ थंब घुमाओगे, सॉरी फिंगर्स घुमाओगे तो थंब आएगा ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो मतलब ADC की जो डायरेक्शन आएगी ना ABC में, वो होगी क्या बताई मैंने, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो आउटवर्ड आएगी तो कैसे लिखते हैं आउटवर्ड, ये डॉट लगा के ऐसे, एंड ये डायरेक्शन हो गई और इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। और ये जो दूसरा है, दूसरे वाले मैग्नेटिक फील्ड जो होगी जिसका नाम है ADC, इसमें आएगी अंदर की तरफ, तो इसका मतलब ये आ गया क्रॉस, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप एंड इनवर्ड, ठीक है। इसमें आएगी इनवर्ड और इसमें आएगी आउटवर्ड। अब नेट क्या आएगी पॉइंट O पे, वो आपने सिर्फ देखना बड़ा वाला कौन सा है, मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा है माइनस कम वाला, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, वो फॉर्मूला तुम्हें पता ही है कि बिकॉज ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में फॉर्मूला रहता है μ0/4πI/रेडियस, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब I जो है यहाँ वो I0/3 है तो I0/3 ये आ गया, ठीक है। और इसमें करंट ज्यादा है, इसमें इसकी बात कर रहे हैं ना ABC की, इसमें करंट ज्यादा है 2I0/3, 2I0/3। और इधर देख लेते हैं कितनी है, μ0/4π 2I/8, 2I की जगह क्या है भाई I0/3, और नीचे कौन होता है R, I0/3 है ना, हाँ यहाँ I0 ही होता है, I0 फॉर्मूला में लिख देता हूँ, सेमी सर्कुलर लूप की वजह से होती है B = μ0/4π I, सॉरी 2πI होता है ना उसमें, 2π आता है ना उसमें, और 2 कैंसिल हो जाएगा, πI/R ये होता है फॉर्मूला। तो पाई भी होगा यहाँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं। करंट की जगह पहले आप लिखोगे, इसमें लिखोगे 2I0/3, ये लिखा मैंने 2I0/3, अब दूसरे वाले इसमें लिखोगे करंट की जगह I0/3, इसकी जगह I0/3, बाकी पाई तो रहेगा, ठीक है। अब बड़ी कौन है, बड़ी भाई ये पहले वाली, तो नेट कितनी होगी पूछना, सेंटर O पे नेट कितनी होगी, यहाँ पे बड़ा माइनस छोटा, सो सेंटर पे हो जाएगी, इन दोनों को माइनस कर दो तो ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2। सो नेट फील्ड होगी सेंटर O पे 1 - 2, करिए कॉमन क्या दिख रहा है, μ0/4π, ठीक है भाई कॉमन है, और क्या कॉमन है, I0 भी कॉमन दिख रहा है, और पाई भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। नीचे R भी कॉमन है, ये आ गया। कुछ नंबर्स बच रहे हैं अंदर, यहाँ नंबर बचेगा 2/3 भी कॉमन है, नीचे वाला 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऊपर बचा यहाँ 2 और उधर बचा 1, 2 - 1। तो भाई यही आंसर है शायद, 4 3 = 12, सो ये बन जाएगा 1, 2 - 1 1 हो गया, तो ये बना μ0, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, μ0 I0/4 3 = 12, 12R, ये बचेगा भाई आंसर, ये बचेगा दूसरा। यही है मतलब इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड जो आपका सेमी सर्कुलर लूप है ABC की, ये आएगी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड आउटवर्ड, और इसकी आएगी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन बट इनवर्ड। इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, सो नेट इसकी ज्यादा में से इसकी कम वाले को घटा दो, बड़ा माइनस छोटा कर दो, ये गेट योर आंसर।
सिंपल क्वेश्चन था भाई, कोई इसमें टफ नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं, सिंपल था। 21 देख लेते हैं। एबव मास एम एट रेस्ट हैंगिंग वर्टिकली, ठीक है। तो भाई इसका कोलिजन हो गया शायद आगे जाके, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड इतनी, इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन में इसमें मास लेस, क्या लिखा देखो, बॉब ऑफ मास एम एट रेस्ट ए पॉइंट मास ऑफ मास, इसका दोनों का मास इक्वल है भाई, इसका मास एम है तो बॉब का भी एम ही है। तो भाई जब दो बॉडीज के बीच इलास्टिक कोलिजन रहता है तो वो अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज करती हैं, अपने पढ़ा है। यदि मास उनके इक्वल है, भाई मास इक्वल नहीं है, बॉडी एक्सचेंज करेगी वेलोसिटीज, ठीक है। तो भाई ये ऐसे जाएगा ऊपर को, है ना, और फिर ये ग्राउंड से मान लो यहाँ हाइट इसने एच अटेन करी। सो जैसे इसको टकराएगा ये क्या करेंगे, वेलोसिटी इसकी इसको मिल जाएगी, मतलब कितनी वेलोसिटी से भागेगा इधर को, 10 मीटर पर सेकंड से भागेगा ये, ठीक है जी। ये 10 मीटर पर सेकंड से ही भागेगा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और ये मास इसका m है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, पूछा क्या है, कुछ भी नहीं है, जी की वैल्यू दी हुई है और बोल रहा है कि बॉब राइजेस टू एच कितना है। तो भाई जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, यहाँ था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, इस पॉइंट पे जाके सारी की सारी जो आपकी काइनेटिक थी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, मतलब हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब एम से एम कैंसिल हो गया, मतलब एच इज इक्वल टू कितना आया, एच इज इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर पॉइंट 2 जी, और बी इसका भाई 10 था, 10 मीटर पर सेकंड, तो भाई यहाँ 10 लगा दो, 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो बन गया भाई एक 10 कट गया इससे, 5 मीटर, 5 मीटर हाइट राइज करेगा, इट विल बी 5 मीटर। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल, कंजर्वेशन एनर्जी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी एक्स डायरेक्शन में चेंज कर रही है, बिल्कुल ठीक, और ई नॉट पीक वैल्यू है, ठीक है, वेव वेक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकरेक्ट पूछा क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अलोंग जेड, यही चला जाता है पता डायरेक्शन किधर है, बिल्कुल ठीक। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम के अंदर क्या होगी। अच्छा आपको पता है कि जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉनिक वेव की मीडियम के अंदर वो होती है क्यूब में कितनी थी, अपॉन म्यू। अब ये म्यू जो है ना, ये होता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो जो म्यू होता है बेसिकली वो होता है आपका, दो चीजें देनी चाहिए थी इसको, एप्सिलॉन आर और म्यू आर। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये दी हुई है, ये नहीं दी हुई है, इसका इसको 1 मान लेंगे, सो 9 इंटू 1, सो याद आएगा 3, तो म्यू 3 है भाई, तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होगी मीडियम में, बिल्कुल ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन भी, पहला भी दूसरा भी ठीक है, यही है। अच्छा भाई वेवलेंथ क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इनसाइड द मीडियम। अच्छा वेवलेंथ के लिए तुम्हें फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है यहाँ पे, तो ओमेगा तो दिया है भाई 2 पाई इंटू ये जो दिया हुआ है 10 रेज टू द पावर 6, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ये हो गया 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6। सो भाई यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो गया, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी है 10 रेज टू द पावर 6। अब तुम्हें पता है कि सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, मतलब एफ लैम्डा इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से लैम्डा हो जाएगा वी अपॉन एफ, बी हमने अभी निकाला 10 रेज टू द पावर 8 और एफ जो है वो 10 पावर 6, तो ये आ गया 10 पावर 2, ये आ गया 100 मीटर। अरे भाई यहाँ 300 मीटर दिया है, तो ये हो गया गलत, ठीक है, गलत पूछा, कौन सा इनकरेक्ट पूछा है। तो भाई यहाँ अब आप ध्यान से देखें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो बिल्कुल ठीक लिखी है, सिर्फ यहाँ आपको पता होना चाहिए थोड़ा गलती लिख रही है यहाँ पे, बिकॉज आपको पता है कि जो पीक वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, उनका रेशियो ले लें तो वो सी के इक्वल आता है, मतलब बी के इक्वल आता है, ठीक है। तो फिर भाई यहाँ से जो बी नॉट होगा वो होगा आपका ई नॉट अपॉन बी, यहाँ ई नॉट होना चाहिए था, ये वैसे ये भी गलत लग रहा है, पर चलो इसको भी, ये भी गलत है वैसे उस हिसाब से, तो ये भी गलत है, फिर ये ई नॉट अपॉन बी होना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 4 भी चलेगा भाई, तो इसमें मेरे ख्याल से बच्चों ने भी दोनों में से कोई भी एक कर दिया होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे गलत है बिकॉज यहाँ ई नॉट, यहाँ पे ना ई नॉट होना चाहिए, होना क्या चाहिए, नॉट ही होगा,
ठीक है, तो ये था। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी खतरनाक है भाई, ये है क्वेश्चन खतरनाक। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कोफिशिएंट, इसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है भाई, फंक्शन ऑफ एक्स है। खतरनाक है क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब वेरिएबल आ गया, इसका मतलब आपको कुछ इंटीग्रेशन टाइप करना पड़ेगा इसमें। सो इसको देख लेते हैं। एक पार्टिकल जिसका मास m है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l गया है। ठीक है, तो मतलब x इज इक्वल टू 0 ये है और ये पहुंच गया यहाँ पे x इज इक्वल टू l पे। ठीक है, और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है म्यू के इज इक्वल टू, इट इज अ फंक्शन ऑफ x, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस अल्फा x। ठीक है भाई, म्यू के एल 0 है। रखें ध्यान की, जब लेंथ l पे पहुंचे ना, जब x की जगह तुम l भरोगे यहाँ पे, ये देखो कंडीशन, तो आ जाएगा म्यू के एल आ गया इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस, मतलब x की जगह क्या भरा आपने, l, ये भरा, ये चीज़ 0 दी हुई है, तो इसका म्यू नॉट माइनस अल्फा एल। आंसर में आंसर है यहाँ लिखा हुआ, अल्फा नहीं आ रहा, तो यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो तुम। सो अल्फा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट हो गया ना, तो अल्फा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन एल। एक तो इस साइड से मेरे को ये पता लगे कि अल्फा की वैल्यू क्या है। क्लियर। अब यदि आपको छोटा सा यहाँ लेंथ लेनी है, छोटी सी लंबाई ले लो dx, फ्रिक्शन यदि बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट है, तो भाई स्मॉल वर्क डन नेगेटिव होगा भाई, फ्रिक्शन है ना, तो वो जाएगा कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस dx, तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एम जी, म्यू के, हाँ एम जी, म्यू के आर होता है, आर इज एम जी है ना, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो भाई ये लग गया, इतना वर्क हुआ एफ डी एक्स। तो टोटल वर्क कितना, इंटीग्रेट कर दो भाई, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू के की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, ये लिख दी, इसकी वैल्यू एम जी को मैं यहाँ लिख देता हूँ एम जी। ठीक है जी, और आगे डी एक्स, और ये कांस्टेंट है तो ये भी इंटीग्रेशन लगा दी मैंने, और लिमिट बन जाएंगे 0 से लेके एल तक। तो ये है इसमें मेन काम। तो ये बन गया W इज इक्वल टू एम जी, बाहर ही है, ये इंटीग्रेशन को ओपन कर देते हैं, तो ये म्यू डी एक्स जब अंदर आएगा तो म्यू एक्स ही बचेगा यहाँ पे ना, म्यू नॉट एक्स, और ये लिमिट चले जाएंगे 0 टू एल, यहाँ माइनस अल्फा आ जाएगा बाहर, और x की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसकी, और लिमिट चले जाएंगे आपके लास्ट में 0 टू एल। तो भाई ये होने वाला है, एम जी बाहर ले लिया, म्यू नॉट डी एक्स इसके साथ आएगा तो म्यू एक्स ही बचेगा। ठीक है, लिमिट ठीक है, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये बनेगा भाई। सो यहाँ से मैं डब्ल्यू निकालूँ तो मेरे पास बन जाएगा एम जी, हाँ जी जी, तो आ जाएगा म्यू नॉट एल, हाँ जी ठीक है, बाकी 0 हो जाएगा माइनस अल्फा वाई 2, और बाहर आ गया एल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है भाई, अब यदि हम बात करें तो अल्फा की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन एल लिख देते हैं यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू एम जी म्यू नॉट एल माइनस अल्फा की वैल्यू लिखनी म्यू नॉट अपॉन एल, म्यू नॉट अपॉन एल पर नीचे 2 भी और इधर एल स्क्वायर, ये आ गया, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, फिर बच गया एम जी म्यू नॉट एल माइनस म्यू नॉट, एक एल बचा ऊपर अपॉन 2, तो भाई एक ये म्यू नॉट एल में से एक चला गया, तो बन गया एम जी म्यू नॉट एल अपॉन 2 अपॉन 2। ठीक है, एम जी म्यू नॉट एल है, देखो एम जी म्यू नॉट एल आ चुका है, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई जो कांस्टेंट एक नंबर आएगा वो हाफ है, तो इसका आंसर ये होगा। टफ क्वेश्चन था, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन तो जेई मेन में नहीं आते अब, टफनेस बीच बीच में इंक्रीज हो रही है ना,
अच्छा, अब है हमारे पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, देखने से लग रहा है थोड़ा सा आपको आइडिया हो इसमें तो ये आराम से हो जाता है। ठीक है जी। हाँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि पहले देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तीन मीडियम है पी क्यू आर एस। जैसे तुम नीचे को जाते जा रहे हो, नीचे को जा रहे हो तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बन रहा है, मीन डेंसिटी बढ़ रही है मीडियम की, डेंस होता जा रहा है मीडियम। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका है 1, तो वैक्यूम हो गया आपका, और इसका है 1.25 बीच वाले का, और इसका है ये। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ सेंटर पे दूसरे मीडियम में, तो भाई ऊपर से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लेते हैं। तो बचेगा 2.5 मीटर सेंटीमीटर, और ये भी बचेगा 2.5 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर थिकनेस था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ व्यूड फ्रॉम मीडियम पी, अच्छा यहाँ से कोई देख रहा है इस मीडियम पी से, दिस इज मीडियम पी। ठीक है, तो इसका मतलब वो रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट यहाँ रेयर में, तो इसका तुम्हें पता ही है कि ऑब्जेक्ट सॉरी जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेयर में है, और उस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहा है जो डेंसर में है। ये पहली सिचुएशन होगी जब वो यहाँ से देख रहा है पी से। ऐसी सिचुएशन हो तो आपको पता है कि जो अपरेंट डेप्थ होती है वो कम होती है, कौन सी ज़्यादा होती है, फिर रियल ज़्यादा होती है। पर ये बाद में रेशियो किसका पूछ रहा है, अपरेंट डेप्थ का पूछ रहा है, तो अपरेंट अपॉन रियल इज इक्वल टू, अपरेंट कम होती है तो इसके सामने आएगा μ1 अपॉन μ2, मतलब μ1 होता है फिर रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और μ2 होता है डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्लियर? ठीक है, तो अपरेंट आ गई यहाँ से μ1 अपॉन μ2, ज़्यादा वाला होगा 2 भी है ना, इंटू इंटू क्या होगा r। अब μ1 आपका 1 है इसकी, और इसको देखो, और ये 1.25 है, ये वाला μ2 बन जाएगा, इंटू r। रियल डेप्थ कितनी है, रियलिटी में ये यहाँ से देख रहे हो तो ये 2.5 है, 2.5, तो भाई ये काट के 2 आ गया, तो अपरेंट डेप्थ आ गई 2 सेंटीमीटर। ये पहली सिचुएशन। अब लेते हैं दूसरी सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन में इफ व्यूड फ्रॉम पी, ठीक है, H1 if similar variation from medium R, R से देख रहा है, इधर वाले मीडियम से देख रहा है, इधर वाले से, जब इधर वाले से देख रहा है तो फिर ये डेंसर में हो गया ऑब्जर्वर। अब दूसरी सिचुएशन में ऑब्जर्वर चला गया डेंसर में, ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसका, ऑब्जर्वर चला गया डेंसर में, और आपका जो ऑब्जेक्ट था वो आप कौन से मीडियम में आ गया, रेयर में। तो फिर इसमें उलट हो जाता है, इसमें आपकी जो अपरेंट डेप्थ है वो ज़्यादा हो जाती है, तो अपरेंट अपॉन रियल इज इक्वल टू ज़्यादा कौन होता है, μ2 अपॉन μ1, ये फर्क पड़ेगा यहाँ। ये देखो अब अपरेंट पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, ए डैश बोल दो, सो ए डैश पूछ रहे हैं आपसे, तो बन गया आपके पास μ2 अपॉन μ1 इंटू आर। μ2 मीन ज़्यादा वाला 1.5, μ1 मीन्स कम वाला 1.25, रियल मीन्स ये वाली डिस्टेंस, ये वाली 2.5, तो भाई ये तो कट गया सीधा ही 2, तो आ गया 3 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालो H1 H2 का, इसी को वो H2 बोल रहा है, और इसी को वो क्या बोल रहा है, H1। ठीक है, अब H1 माइनस H2 करना है और आंसर आ जाना है। ठीक है, H1 आपका 2 है और ये -3 है, तो भाई आ गया -1 का मैग्नीट्यूड लेना है मॉडुलस, सो इट इज 1। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, ये वाला। गुड क्वेश्चन, सिंपल बट गुड। ठीक है, 25 देख लेते हैं। 25 जो है तो फिर वही आ गया कि भाई स्पीड इज, ये कुछ बोलना जा रहा है कि ऐसे कोई चांस, ये स्फीयर है ऐसे, अब इस स्फीयर पे बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर, रेडियस आर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस आर है इसका। ठीक है, ये आ गया रेडियस आर। तो टोटल चार्ज क्यू है तो आपको पता है आउटर सरफेस पे रहेगा चार्ज, लेकिन आउटसाइड पॉइंट के लिए चार्ज बिहेव करेगा, तो हमें मानना पड़ेगा आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर ऐसे बिहेव करता है कि चार्ज कहाँ है, सारा का सारा सेंटर पे क्यू है वो। ठीक है,
पॉइंट चार्ज क्यू बहुत छोटी वैल्यू उसकी, मास एम है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट डिस्टेंस 3r। यहाँ कोई माइनस क्यू है, उसको रिलीज किया और वो कितनी डिस्टेंस पे है, सेंटर से 3r पे है, और जब रीची सरफेस, अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो 3r है। बोलते जब वो सरफेस पे पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी, कंजर्वेशन एनर्जी, ठीक है। तो भाई जब वो यहाँ है तो हम मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो रास्टर रिलीज कर रहे हैं, तो पहले इसकी इनिशियल काइनेटिक देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल देखिए, तो ये आ गया आपका काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू सरफेस वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट पी। पॉइंट पी पे देखिए अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी की एफ बोल देते हैं और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू एफ बोल देते हैं। रिलीज किया ये यहाँ से, तो इनिशियल एनर्जी 0 थी, और जब ये यहाँ था तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी यहाँ से लेके इन दो चार्जेस के बीच कितनी थी। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी में साइन का ध्यान रखें, माइनस क्यू, या तो क्यू माइनस ही रहेगा, अपॉन, हाँ जी, डिस्टेंस 3r, ये आ गया, और कांस्टेंट आ गया कि, ठीक है, या यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी जैसे यहाँ पहुंचा, मान ली हाफ, मान के लिए वेलोसिटी भी है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, मास इसका दिया ही हुआ है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी जब ये यहाँ पहुंच गया, तो इस सेंटर से कितना दूर है, r डिस्टेंस पे आप ये, यदि r डिस्टेंस पे है तो बिल्कुल यहाँ r लिखना है वापिस से, माइनस क्यू क्यू अपॉन r, और आगे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के, बस भी यहाँ से b निकाल दो, स्पीड ये b निकालना है, हो गया काम। तो भाई ये माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो ये परली तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो भाई हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस वाली रकम को पहले लिख देते हैं, के क्यू के अपॉन आर, और परली तरफ क्या है, माइनस क्यू क्यू के अपॉन 3r, ये है भाई, हो गया काम यहाँ से। सो यहाँ से v निकालना हमारा टारगेट है, सो इट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो कॉमन है, के क्यू क्यू के अपॉन आर तो कॉमन है, अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1/3, ठीक है जी। तो आ गया हाफ एम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू बड़ा क्यू स्मॉल के अपॉन आर, और 3 माइनस 1, ये बन गया 2/3, ये भाई तो यहाँ से v निकल गया आपके पास, v कितना निकला, 2/3 4, हाफ एम बी स्क्वायर 3, और जब ये पहुंच गया यहाँ, तो यहाँ से सेंटर से लेनी है ना दूरी, जब ये यहाँ था तो फिर डिस्टेंस 3r था, अब ये यहाँ पहुंच गया तो डिस्टेंस r ही बचा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2/3 ही रहेगा स्क्वायर। तो जी आपके पास ये बच गया यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q बड़ा Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है k, ये वाला, और साथ में r है, साथ में 2/3 भी है, तो 2 इधर को आ गया, ये वाला 2 आपका इधर आ गया, और m आ गया नीचे, लो जी m आ गया नीचे, ये बना आपके पास। अब ये देखो ना, ये 2 2 नहीं 4, और ये 4 से 4 कट गया, तो आपके पास v जो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखते अंदर क्या क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ बचा कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई, नंबर लेते हैं पहले, क्या बचा है 3, और बचा पाई, फिर आपके कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ये वाला, और फिर बचा ये m, और एक बचा कैपिटल R। सो ये है ऑप्शन 4 इज करेक्ट। गुड क्वेश्चन, कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन। सो यदि हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि ये क्या है। सो आपके पास यहाँ पे ये कुछ पूछा जा रहा है यहाँ पे कि
डायरेक्ट क्वेश्चन है कि रेडियस दिया और ट्रैक का, और एक बड़ी अच्छी बात यहाँ लिखी गई है कि द बियर एंड टीयर ऑन इट्स टायर्स मिनिमम। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन लेस समझो, मतलब फ्रिक्शन को आपने नहीं करना है, फ्रिक्शन लेस, ये हो गया इसका मतलब। तो भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू थीटा पूछा है, सो tan थीटा बैंक्ड रोड पे क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो भाई थीटा हो गया यहाँ से tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। सो tan इनवर्स v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v जो है आपका वो 10 है, तो ये हो गया भाई 10 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ पाथ इज 50 और g इज 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई tan इनवर्स 100/50 2 1/5 बन जाएगी कठिन है। सो ये आ गया बी ऑप्शन। तो भाई ये था आपका क्वेश्चंस, उसका जो सेकंड पार्ट है 26 तक अभी सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो 27 से लेके 43 तक के उनको करते हैं। ओके।